दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आप सभी का है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके कौन से आपकी की एलिमेंट्स होते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही हेडिंग बोलता है दी की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम of the key element that influence the working of a democratic government। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि इस चैप्टर के अंदर आप उन की एलिमेंट्स को जानने वाले हो आपकी गवर्नमेंट की, जो कि आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। These include people's participation, the resolution of conflict and the equality and justice। अब बोलता है इसके अंदर आपके तो सबसे पहले नंबर पे आता तो है पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि जो आपके लोग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आपकी डेमोक्रेसी के अंदर। और दूसरे नंबर पे बोलता है रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो लोगों के बीच में आपके कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, यानी कि वाद विवाद हो जाते हैं, तो उनके अंदर आपकी गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है। और उसके बाद आपका टॉपिक आएगा इक्वालिटी एंड जस्टिस का। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बोलता है साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। यानी कि जो आपकी साउथ अफ्रीका है ना, वहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के रेस के लोग वहाँ पे रहते हैं। दीज आर ब्लैक people who belong to the South Africa, white who came there settle and the Indians who came as a labor and traders। अब आप सभी को बताता है कि जो वहाँ पे आपकी साउथ अफ्रीका है वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके रेस के लोग वहाँ पे रहते हैं। रेस बेसिकली होता है आपका कलर के ऊपर बेस। ओके, तो यहाँ पे बताता है कि जो आपके ब्लैक लोग हैं वो तो आपके साउथ अफ्रीका के यहाँ पे हैं ही, और साउथ अफ्रीका की आपको लोकेशन भी यहाँ पे दिखा रखी है, और ये है आपका इंडिया। ठीक है, इससे आप समझ लेना। और जो यहाँ पे आपके वाइट लोग रहते हैं वो बोलता है यहाँ पे आपके पुराने टाइम के अंदर ट्रैवल करके आए थे। और जो यहाँ पे इंडिया के लोग रहते हैं वो या तो लेबर के काम के लिए यहाँ पे गए हैं या फिर वो व्यापार यानी कि ट्रेड करने के लिए गए हैं। माया नीडो, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। अब बताते हैं कि कोई माया नीडो नाम की गर्ल है जो कि आपकी 11 साल की है, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग टाउन के अंदर रहती है। वॉज हेल्पिंग हर मदर क्लियरिंग अप हर ओल्ड बॉक्सेस। और वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है उसके पुराने बॉक्सेस को साफ करने के अंदर। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। देयर वर मैनी पिक्चर ऑफ अ यंग स्कूल बॉय अराउंड 15 ईयर ऑफ एज। अब उसको क्या मिलता है उस बॉक्स के अंदर? एक स्क्रैप बुक मिलती है। अब स्क्रैप बुक का तो आप सभी को पता होगा, जिसके अंदर आपके थोड़े बहुत कलरफुल पेज होते हैं, आपकी ड्राइंग जैसी वो बुक होती है। उसके अंदर वो क्या मिलता है? उसको बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक स्कूल बॉय का दिखाया गया था जो कि आपका 15 साल के आसपास होगा उसकी, यानी कि बहुत सारी वहाँ पे फोटो थी। When she asked her mother who was the boy she was told that he was called the Hector पीटरसन। अब बताती है वो अपनी मम्मी से कि मम्मी ये लड़का कौन है जिसकी आपकी स्क्रैप बुक के अंदर ये पिक्चर्स है। तो उसकी मम्मी उसको बताती है बेटा इसका नाम है हेक्टर पीटरसन। He had been shot by the police। माया was shocked why she asked। उसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मी उसको बताती है कि इसको क्या था, पुलिस ने शूट कर दिया था, यानी कि इसको गोली मार दी थी। तभी माया जो थी वो शॉक हो जाती है और उससे पूछती है चौंक कर क्यों और किस लिए मम्मी। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अ अर्लियर गवर्न बाय अपार्थेड लॉज। उसके बाद बताती है कि उसकी मम्मी जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका था ना, वहाँ पे बहुत पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, आपका जो अपार्थेड था उसका वहाँ पे लो था। अब अपार्थेड का मतलब होता है यानी कि आपका कलर के ऊपर बेस, जैसे कि वाइट, ब्लैक और आपकी जो इंडियन हो गए, मतलब कि कलर के ऊपर वहाँ पे जो राज था वो आपको किया जाता था। अपार्थेड मीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। देखा, आपको यही बात अपार्थेड के बारे में यहाँ पे बताता है कि यानी कि लोगों को सेपरेट कर दिया उनके कलर के बेस के ऊपर। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक एंड इंडियन एंड द कलर रेसेस। अब जो हमारा साउथ अफ्रीका था उसके अंदर लोगों को डिवाइड कर दिया कि भाई ये तो ब्लैक हैं, ये वाइट हैं, ये इंडियंस हैं और ये आपके कलर्ड रेसेस हैं। According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities। और बताता है कि जो वहाँ का लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या बात वहाँ पे थी, यानी कि जो ब्लैक पर्सन है वो वाइट के साथ नहीं मिल सकता और जो इंडियन है वो भी आपका ब्लैक के साथ नहीं मिल सकता। ठीक है,
और ना ही उनके साथ कोई बात कर सकता है और ना वो एक जैसी फैसिलिटी को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपकी क्या थी, इन इक्वेलिटी, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर भी यहाँ पे बताई थी। उसके बाद बोलता है माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, माया मदर शाउटेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थेड। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी माया थी वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि ऐसा कुछ भी होता होगा, और उसकी मम्मी को अगेन से पूछती है कि कैसी ज़िंदगी आप सभी की वहाँ पे रहती होगी अपार्थेड के अंदर। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेटेड एंड सो वर एम्बुलेंस। उसके बाद बताती है उसकी मम्मी कि उस टाइम पे क्या था कि जो हॉस्पिटल्स थे वो भी अलग थे, यानी कि ब्लैक का हॉस्पिटल ये है, वाइट का हॉस्पिटल ये है, और इनकी एम्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा अलग थी। An ambulance meant for white people would always be equipped while one of the black people was not। उसके बाद बताते हैं कि जो वहाँ की एम्बुलेंस थी ना, अगर किसी वाइट पीपल को वहाँ पे एम्बुलेंस लेके जा रही है तो उसकी एम्बुलेंस के अंदर सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेंगी, जबकि जो ब्लैक की एम्बुलेंस है उसके अंदर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं होंगी। देर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेज, और वहाँ पे बिल्कुल अलग अलग ट्रेन्स थी और बस थी आपके वाइट, ब्लैक और भी कलर्स लोगों के लिए वहाँ पे। इवन दी बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट, और जो आपके बस स्टॉप थे वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे, आपके वाइट के भी और ब्लैक के भी। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे अपार्थेड सिस्टम कैसा रहा होगा। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रखी है उसकी और उसकी मम्मी की, यहाँ पे इलस्ट्रेशन के अंदर नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट, और जो आपके वहाँ पे वाइट लोग नहीं थे उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था वोट डालने के लिए। The best land in the country was reserved for the white people and non-whites who had to live on the worst available land। और यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे जो भी अच्छी भूमि होती थी, जो भी अच्छी आपकी लैंड थी, वो सभी आपकी वाइट लोगों के हाथ में थी, और जो बाकी बची हुई ख़राब लैंड बच गई वो बाकी आपके लोगों के हाथ में थी। Thus black and colored people were not considered to be equal to the white। और यहाँ पे बताता है कि इसी वजह से जो आपके वाइट लोग थे और वो दूसरे वाले लोग थे आपके बाकी कलर्स वाले, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और वो बिल्कुल भी आपके इक्वल नहीं थे। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप स्वीटो, और बताता है कि वहाँ पे आपकी एक टाउनशिप था जिसको हम साउथ वेस्टर्न टाउनशिप भी बोलते हैं, उसका नाम यहाँ पे स्वीटो बताता है। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल। उसके बाद क्या होता है, जो आपका हेनरी पीटरसन होता है वो यहीं पे रहता होता है, और क्या होता है कि वो उसके क्लासमेट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर देते हैं कि हम भाई अफ्रीकन भाषा को अपनी स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। और जो आपकी अफ्रीकन भाषा थी वो वाली भाषा थी जिसको आपके वाइट लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। अब बताता भी है यही बात, दिस वॉज द लैंग्वेज दैट वाइट स्पोक, और जो आपके वाइट लोग थे वो इसी भाषा को बोलते थे। जबकि जो आपका हेक्टर पीटरसन था जो कि आपका ब्लैक से बिलोंग करता था, वो कहते हैं और उसके क्लासमेट कहते हैं कि हम इस भाषा को नहीं बोलेंगे, ना ही स्टडी करेंगे। Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language। उसके बाद उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आपको इसी भाषा को पढ़ना होगा, लेकिन वो उसको बिल्कुल मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो अपनी लोकल भाषा के अंदर पढ़ेंगे जो कि है जूलू। The South African police beat up the protesters miserably and shoot at the crowd। उसके बाद क्या होता है, जो साउथ अफ्रीका की पुलिस होती है उन लोगों के ऊपर उनको डंडे बरसाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे वो फायर भी करती है भीड़ के अंदर। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, दिस वॉज द 16 जून 1976। और बताते हैं उसके बाद जो उनकी एक गोली थी वो हेक्टर पीटरसन को जाके लग जाती है, जो कि 16 जून 1976 को उसको लगी थी। अब आगे बोलता है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट अपार्थेड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ग्रुप था ना, ये आपका क्या था, इसने विरोध किया था आपके अपार्थेड सिस्टम का। और बताते हैं जो इसका सबसे अच्छा आपका लीडर रहा है उसका नाम है आपका नेल्सन मंडेला, और इसने बहुत अच्छी फाइट ली थी आपके इसके खिलाफ, अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ। और बाद में फाइनली दे सक्सीड इन 1994, और 1994 के अंदर ये सक्सेसफुल भी वहाँ पे हो गए थे। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। और इसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर सभी कलर के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाने लगा और सभी लोगों को वहाँ पे इक्वल समझा जाने लगा।
उसके बाद बोलता है व्हाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्ट अबाउट। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो हेक्टर था और उसके क्लासमेट थे वो किस बात को लेकर वहाँ पे विरोध कर रहे थे या फिर धरने वगैरह प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे थे। लिस्ट 5 वेज इन विच नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और बताता है कि जो वहाँ पे वाइट लोग नहीं थे उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया गया। ऐसे कोई 5 तरीके आप यहाँ पे बताओ, क्योंकि आपने अभी भी इसको स्टडी किया है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से यहाँ पे राइट डाउन करना होगा। अब आगे बोलता है डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली, वाई। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है। Let us now try to understand what a democratic government mean to all of us। चलो अब समझते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसका हमसे क्या मतलब है और इससे हमें क्या बात यहाँ पे समझ में आती है। तो चलो इसी के साथ अब बारी आती है हमारी पार्टिसिपेशन की, यानी कि हम हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होते हैं, हमने पीछे स्टडी किया था, तो वो रेगुलर में क्यों होते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 5 ईयर के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो क्यों होते हैं हर 5 साल बाद, आप इस बात को सोचो। इसके साथ हम आगे बात करते हैं। यू वी ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द पीपल मार्क द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। अब बताते हैं कि आपने पिछले चैप्टर के अंदर स्टडी किया था कि जो आपके पीपल होते हैं वही आपकी डेमोक्रेसी के अंदर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं थ्रू वोटिंग इन इलेक्टिंग पीपल लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब आपने पिछले चैप्टर के अंदर यही बात स्टडी की थी कि भाई लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, फिर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक लीडर चूज़ करते हैं, फिर वो उनके बिहाफ पे आगे जाके काम करता है, उनकी बातों को वहाँ पे रखता है, उनके इंटरेस्ट को वहाँ पे रखता है और बताता है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ऐसे करना होगा। तो ऐसे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। और कौन डिसीजन लेते हैं, हमारे लीडर, यानी कि एक तरीके से हमारे जो पीपल हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो चलो इस बात को थोड़ा सा और तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोलता है लुक एट सम न्यूज़पेपर एंड डिस्कस सम इलेक्शन दैट यू मे हैव रीड अबाउट। व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। अब आप सभी को यहाँ पे बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर में देखो, और आपने देखा भी होगा कि आपको इलेक्शन की न्यूज़ वहाँ पे बहुत बार देखने को मिलती है जब आपके इलेक्शन वहाँ पे आते हैं। तो आप एक माइंड में क्वेश्चन लेके आओ कि जो आपके इलेक्शन होते हैं वो आपके फिक्स टाइम के बाद अगेन क्यों होते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड इन इंडिया, दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। और बताते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर आपकी कोई भी गवर्नमेंट हुई वो कुछ फिक्स टाइम के लिए ही आपकी चुनी जाती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर 5 साल के लिए। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। और कोई भी आपकी गवर्नमेंट है वो सिर्फ उतने टाइम तक ही पावर के अंदर रह सकती है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर वो गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अगेन से पावर के अंदर आऊँ तो लोगों को उसको दोबारा से चुनना होगा इलेक्शन के जरिए। दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और यही वो मूवमेंट है जब आपके लोगों को ये फील आता है कि भाई हमारे पास ही सारी पावर है डेमोक्रेसी में। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और इसी तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट की पावर है वो आपकी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपकी इलेक्शन बार बार होनी है। अगर वो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी तो लोग उसको अगली बार इलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं उसको चुनेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे आपको बताता है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यानी कि और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके गवर्नमेंट के कामों के अंदर दखलंदाजी देने के और उनके बारे में जानने के, और देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे आप गवर्नमेंट के कामों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब बताते हैं कि अगर आप इलेक्शन के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 5 साल में ही मौका मिलेगा। वैसे आपके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने गवर्नमेंट के कामों के अंदर दखलंदाजी कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट देन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे बताते हैं कि आप बहुत सारे लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि बताते हैं कि आपने यहाँ पे ये गलती कर दी, आपने यहाँ पे ये चीज़ छोड़ दी, यानी गवर्नमेंट को उसकी गलतियाँ बताते हैं और वो इसी तरीके से गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। अब यहाँ पे बताते हैं कि 2005 के अंदर आपकी एक गवर्नमेंट थी, उसने क्या कर दिया था कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं उनको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया था
और वहाँ पे मनी को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तभी लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपना डिसअप्रूवल दिखाया, यानी कि उसका विरोध किया और साथ में बहुत अच्छे तरीके से उसका विरोध किया। दे टुक आउट रैलीज, उन्होंने रैलीज निकाली एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन, और सिग्नेचर कैंपेन भी उन्होंने निकाले। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई कोई एक हमें अपने पत्थर के ऊपर सारी बातें लिख के अपनी मांगे और अलग अलग लोगों के उसके ऊपर साइन कराने होते हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल। अब बताते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो क्या किया, अपनी बात को रखने का कोशिश की और कहा कि भाई यही बात मानी जाएगी, लेकिन बाद में उसको लोगों के ओपिनियन के साथ में झुकना पड़ा और उसी को मानना पड़ा और जो उसने बढ़ाया था उसको कम करना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। हमारी गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा क्योंकि क्या है, वो हमारे पीपल से ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। उसी के साथ आपको कुछ बातें यहाँ पे दिखाना चाहता है, जैसे कि भाई गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपेंसेशन टू द फ्लड विक्टिम्स। जो आपकी गवर्नमेंट है उसको जहाँ बाढ़ आई है वहाँ के लोगों को पक्का वहाँ पे क्या देना चाहिए, कुछ राहत देनी चाहिए या फिर कुछ उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ऐसी हेडलाइंस आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सभी हमारी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं और उसको बताते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप अपनी गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे आपको और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनको अपनी बुक्स के अंदर इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बोलता है देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे तरीके भी होते हैं जिससे कि लोग आपकी गवर्नमेंट को अपने व्यूज़ बताते हैं और बताते हैं कि हमारी ये बातें हैं और कैसे आपकी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए। दिस इंक्लूड धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एटसेट्रा। इसके अंदर आपकी चीज़ें रहती हैं, जैसे धरना सुना होगा आपने, लोग धरना करते हैं, रैली करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और साथ में सिग्नेचर वगैरह भी करते हैं। स्ट्राइक में आपके गांधी जी ने भी आपकी हंगर स्ट्राइक की थी, यानी कि भूख हड़ताल। these things that are unfair and unjust are also brought forward। और इससे क्या होती है, जो आपकी गलत चीज़ें होती हैं वो सामने निकल कर आती हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे जो आपके टीवी हो गए, आपकी सोशल मीडिया हो गई, आपकी मैगजीन्स वगैरह हो गई, ये सभी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और बताती हैं कि भाई लोग ऐसे आपका धरना रख रहे हैं, इस चीज़ को लेके रख रहे हैं और ऐसे आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनके साथ में कुछ गलत काम किया है। इससे आपकी गवर्नमेंट को अपने काम को ठीक करने में मदद मिलती है और वो भी अपने काम को यहाँ पे इम्प्रूव करती है। तो चलो इसके साथ हम आगे बात करते हैं। अब आगे बोलता है वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। अनदर वे ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू द सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू द चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपकी डेमोक्रेसी है वो सभी लोगों को अलाउ करती है गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे बताते हैं कुछ बातें ये भी आपकी ठीक है कि कुछ लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट वहाँ पे नहीं कर पाते। और बोलते हैं कि आपके बहुत सारे तरीके और भी हैं, जैसे कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके और उनके अंदर भाग लेके, और अपनी गवर्नमेंट की जो आपकी फंक्शनिंग है और चैलेंजिंग है उसको भी यहाँ पे बता सकते हैं और उसके अंदर चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासी, वुमेन एंड अदर आर ऑफ्टन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। बेसिकली जो आपके दलित हो गए, आदिवासी हो गई, आपकी वुमेन्स वगैरह हो गई, वो इसी वे के अंदर क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। अब बताता है कि अगर किसी देश के अंदर आपके लोग बिल्कुल जागरूक हो जाएं और देखें कि भाई आपकी सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, तो वो जो आपकी कंट्री है ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल हर बार सही तरीके से ही काम करेगी, क्योंकि उसको भी डर रहेगा कि भाई लोगों को मेरे ऊपर बहुत अच्छी नज़र है और वो मेरे हर एक काम के ऊपर पूरा पूरा ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं। So the next time we see a rally winding through the street of our city and town or village, we should pause to find out what the rally is about। तो आगे से आप सभी को अगर कोई रैली वगैरह दिखाई देती है कहीं गली के अंदर और कहीं भी, तो आप एक दो मिनट के लिए रुक के देखना कि भाई रैली किस चीज़ को लेकर है, हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट, और कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और किस चीज़ को लेकर वो यहाँ पे आपकी जो रैली वगैरह है उसको निकाल रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इससे हमें समझ में आएगा कि जो हमारी सरकार है वो किस तरीके से अपना वर्क यहाँ पे कर रही है और कहाँ उसके गड़बड़ी है और क्यों लोग ये इतनी रैली वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं।
इसी के साथ आगे बोलता है नीड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स। अब जो आपके कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनको कैसे आपकी गवर्नमेंट ठीक करती है और कैसे आप उसके अंदर पार्टिसिपेट वगैरह भी ले सकते हैं। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफ्टन लीड टू वॉयलेंस। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो माया की स्टोरी थी वहाँ पे एक जैसे कन्फ्लिक्ट आपका वाद विवाद था, उसने कैसे आपका एक हिंसक झगड़े का रूप ले लिया। तो कैसे लिया था, जो आपका पिटीशन था उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो आपकी पुलिस थी उसने उसके ऊपर फायर कर दिया। एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइडेड दैट इन ऑल राइट्स ऑफ यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। अब कहता है कि वहाँ पे क्या हुआ, एक ने डिसाइड किया कि हम इनको फोर्स करके दबा देंगे और ये अपना इनको बिल्कुल दूर कर देंगे इनको प्रोटेस्ट करने से। तो ये इसी वजह से वहाँ पे हुआ। रीड द स्टोरी अगेन। डू यू थिंक दैट द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड, हाउ। अब यहाँ पे बोलता है कि जो आपकी पुलिस ने आपके पिटीशन के ऊपर शूट किया, क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था, यानी कि उसको ये करे बिना भी क्या पूरी की पूरी भीड़ को वहाँ से हटाया जा सकता था। तो बिल्कुल हटाया जा सकता था। तो वो किसी और तरीके से भी वहाँ पे काम कर सकते थे, बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे नहीं किया। कन्फ्लिक्ट्स ओकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट culture, religious regions और इकोनॉमी बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोन विद ईच अदर। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपके वाद विवाद तभी वहाँ पे स्टार्ट होते हैं जब किसी अलग तरह के कल्चर के, रिलीजियन के, रीजन के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक साथ में आते हैं और वो अपने आप को इनइक्वल वहाँ पे पाते हैं। व्हेन सम अमोंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जब उनको फील होता है कि हमारे साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। पीपल में यूज़ वॉयलेंट मीन टू सेटल देयर डिफरेंस। तो पीपल वहाँ पे हिंसक रूप यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपने डिस्प्यूट और अपने जो उनका डिफरेंस हो रहा है उसको सेटल करने के लिए। दिस लीड टू द फियर एंड टेंशन, और इससे क्या होती है, आपकी टेंशन आती है, लोगों के अंदर डर आता है। अमोंग अदर लिविंग बीइंग इन एन एरिया, जो भी उस एरिया के अंदर वहाँ पे लोग रहते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट का काम आता है क्योंकि वही आपके इन सभी कन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकती है, सोल्व कर सकती है और इनके बीच में आके काम कर सकती है। Let us read about some of the conflict in our society and role of the government in resolving them। तो चलो अब हमारी गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे रूल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो इन रूल्स को यहाँ पे ठीक करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द बेसिक रूल और द लॉ दैट हैव बीन फॉलोड बाय एवरीवन। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ लॉ यहाँ पे हम सभी को देता है जिनको हम सभी को फॉलो करना है, हमारी गवर्नमेंट को भी हमें भी। दीज लॉ आर फॉर द बोथ गवर्नमेंट एंड द पीपल, और ये जो आपके लॉ हैं ये दोनों के लिए हैं, आपकी गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंस हैव टू बी रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉ, और जो भी आपके वाद विवाद होते हैं वो इन सभी चीज़ों के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द लेटर क्लासेज। हम इसके बारे में ज़्यादा अपनी बाद वाली क्लास के अंदर जानेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही यहाँ पे काफ़ी था। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट। उसके बाद बताते हैं कि जो आपके कई बार धार्मिक चीज़ें होती हैं और कोई आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई पार्टी वगैरह चल रही है, तो वहाँ पे भी आपका कन्फ्लिक्ट बहुत बार हो जाता है। फॉर एग्जांपल अ रूट अ पोसेशन टेक may lead to the conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting the representative of the concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times there is a fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the processions. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. अब यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं कि मानो कभी आपने देखा होगा अपनी न्यूज़ वगैरह में कई बार लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, वो पत्थर वगैरह का यूज़ करते हैं, वो कुछ और चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी पुलिस है वो सबसे अच्छा रोल प्ले करती है, वो उनको रोकती है, वो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई भी लोग ऐसा वॉयलेंस वाला काम यहाँ पे ना करे, किसी को रैली करनी है, किसी को स्ट्राइक करनी है तो वो बिल्कुल अहिंसक तरीके से वहाँ पे करे, यानी कि नॉन वायलेंस तरीके से वहाँ पे करे, तो पुलिस कुछ भी नहीं कहती है। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ से आई, आपकी लॉ से आई, और लॉ किसने दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ठीक है। तो यही बात आपको बेसिकली यहाँ पे बताना चाहता है। रिवर टू कैन बिकेम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, और बताते हैं कि जो आपकी नदी है वो भी आपका कन्फ्लिक्ट का रूप यहाँ पे ले सकती है दो स्टेट्स के बीच में। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट एंड फ्लो थ्रू द अनदर एंड एंड एट अ थर्ड। अब यहाँ पे बताता है कि मानो कोई नदी है वो किसी एक स्टेट से निकली, दूसरी से गुजरी और तीसरी में जाके ख़त्म हो गई, तो ये भी आपका कन्फ्लिक्ट वहाँ पे कर सकती है, यानी कि वाद विवाद का मुद्दा बन सकती है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इन बिकमिंग एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो उससे क्या हो जाता है कि कोई स्टेट बोलते हैं कि मैं इस रिवर का इतना पानी यूज़ करूँगी, कोई बोलती है मैं इतना पानी यूज़ करूँगी, तो वहाँ भी आपका वाद विवाद हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल यू हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और बोलता है एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना भी होगा जो आपकी कावेरी नदी है उसको लेकर आपके कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। द वाटर स्टोर्ड इन द कृष्णा राजा सागरा डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी बेंगलुरु। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका कर्नाटका के अंदर आपका कृष्णा राजा सागरा डैम है ना, उसका यूज़ किया जाता है आपके इरिगेशन सिंचाई के लिए बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, साथ में जो आपकी बेंगलुरु सिटी है वहाँ पे पानी की नीड को पूरा करने के लिए। द वाटर स्टोर्ड इन द मेटूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर द क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और जो पानी आपका मेटूर डैम के अंदर वहाँ पे स्टोर होता है तमिलनाडु के अंदर, उसका यूज़ किया जाता है आपका वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए, उसके जो डेल्टा का रीजन है वहाँ पे। अ कन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। वहाँ पे आपका वाद विवाद इसलिए होता है क्योंकि जो आपके दोनों के दोनों बांध हैं दोनों के दोनों आपके एक ही नदी के ऊपर वहाँ पे बना रखे हैं। द डाउनस्ट्रीम डैम इन द तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑन लोकेटेड इन कर्नाटका। अब वहाँ पे बताता है कि जो आपका तमिलनाडु का बांध है उसके अंदर पानी तभी भर पाता है जब आपके कर्नाटका के बांध के वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। Therefore, both states cannot get as much as water as they need for people in their state। और यही कारण है जिसकी वजह से दोनों की दोनों स्टेट्स के अंदर पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता उनके कामों को पूरा करने के लिए। दिस लीड टू कन्फ्लिक्ट। और यहीं से आपका क्या आता है, कन्फ्लिक्ट आता है। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी रोल प्ले करेगी और वही देखेगी कितना स्टेट को कितना पानी यहाँ पे मिलेगा। बाकी उसको आपके यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखा रखी है जो आपकी नदी है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसी के साथ अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का जो बोलता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो चलो इसको स्टडी कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि जो भी हमारे डिस्प्यूट वगैरह थे वो हमारे कैसे आई, जब क्या आई हमारी इनइक्वालिटी, यानी कि लोगों ने ये फील किया कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है, ये हमसे ऊपर हैं हम इनसे नीचे हैं, ठीक है। और जब आपकी इक्वालिटी आती है तभी आपका जस्टिस आता है, यानी कि आपका न्याय। तो चलो इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। अब इन दोनों के आपका मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। और बताता है कि आपका एक की आइडिया ये भी है आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि वो आपको प्रूफ करती है, एश्योर कराती है कि हम आपको इक्वालिटी भी देंगे और जस्टिस भी देंगे। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। और जो आपकी इक्वालिटी है और जस्टिस है दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपकी कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब यहाँ पे बताता है, डिस्कस करते हैं चलो इस बात को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बात बोलता है। इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। आपको क्या लगता है कि जो आपके माया की स्टोरी थी वहाँ पे गवर्नमेंट ने इस आइडिया को सपोर्ट किया कि भाई सभी के सभी लोग इक्वल हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट किया। इन डॉक्टर अंबेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। तो जो आपने अपने पिछले चैप्टर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी को स्टडी किया था वहाँ पे क्या आपकी गवर्नमेंट ने इस आइडिया को फॉलो किया था कि भाई सभी लोग इक्वल हैं? तो जी नहीं, वहाँ भी नहीं किया था। उसके बाद बोलता है द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। पर जो आपकी पीछे आपकी अनटचेबिलिटी पहले की जाती थी वो आज के टाइम पे नहीं की जाती और आपके लॉ ने उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book and many other like him realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। तो बताता है कि जो उनको ट्रांसपोर्ट में नहीं जाने दिया जाता था और जो आपकी डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी भी आपने स्टडी की थी और भी उन जैसे बहुत सारे लोग थे, उन सभी ने इसी बात को समझा कि भाई हमारा जो जस्टिस है, हमारी डेमोक्रेसी है, वो तभी सफल हो सकती है जब सभी के सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए और सभी के सभी लोग आपके यहाँ पे इक्वल हों। तो यहाँ पे आपकी इक्वलिटी सबसे अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि इक्वलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी आपकी होती है। तो आपको भी कभी किसी को इनइक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। The government also recognize this and make special provisions for group within the society
दैट आर अनइक्वल। तो आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन लोगों को भाई ढूंढा, आपके इन लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है और उनके लिए कुछ अच्छे लॉज यहाँ पे बना दिए। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर अ बॉय चाइल्ड मोर देन अ गर्ल चाइल्ड। आपने भी देखा होगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बॉय चाइल्ड है उसको ज़्यादा अपना अच्छा प्रेफर किया जाता है, जो आपकी गर्ल है उसको उतना अच्छा प्रेफर नहीं किया जाता, और ज़्यादा केयर आपके लड़के की जाती है, लड़की की नहीं की जाती। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो आपकी सोसाइटी है ना वो गर्ल और बॉय चाइल्ड को इक्वली ट्रीट नहीं करती। दिस इज़ अनजस्ट, तो ये आपका न्याय नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोवोकेशंस दैट इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम देयर इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्ट टू। Thus, it is possibly that the fees for the girl might be waived or lower than the government school or colleges। तो इसी बात को ख़त्म करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्टेप अच्छा लिया और उसने जो भी आपके कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज और स्कूल्स के अंदर गर्ल्स के एडमिशन कराते हैं तो बॉयज़ के कंपेरेटिव में उनकी फ़ीस बिल्कुल कम होती है और बहुत के अंदर तो बिल्कुल माफ़ी होती है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी गर्ल थी और बॉय थी, आपकी सरकार ने उनको क्या किया, इक्वली ट्रीट करने की यहाँ पे कोशिश की। तो ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकती, तो वो इसी काम को कर सकती थी, उसको ये ठीक लगा तो उसने कर दिया। हाउ डू यू थिंक लोवरिंग द स्कूल फी वुड हेल्प गर्ल अटेंड स्कूल। और आपको क्या लगता है कि जो आपकी ये फीस कम करने से गर्ल स्कूल को अटेंड कर पाएंगी, आपको ऐसा कैसे लगता है? कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प समवन अदर फॉर सिचुएशंस विच यू थॉट वाज अनफेयर। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान की हेल्प की है जिसके साथ बहुत गलत काम हो रहा था और आपने उसको बिल्कुल हेल्प कर दी? तो उसको आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना यार, बहुत अच्छी बात होती है, आपको भी ऐसा करना चाहिए। डिड एवरीवन एल्स सी इट एज द सेम वे, और क्या सभी को हमें एक नज़रिए से देखना चाहिए? व्हाट डिड यू हैव टू से टू द कन्विंस अदर्स दैट यू आर डिड वॉज फेयर। और हम कैसे कह सकते हैं कि भाई सभी को अच्छा काम और बिल्कुल फेयर काम करना चाहिए, कुछ भी अनफेयर नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ये सभी बातें आपकी चलती रहेंगी। तो यार इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे देंगे मेरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे यहाँ पे पढ़ पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।